तो इतने पैसे गए राजू के जेब में, यानी कि उसे इंटरेस्ट का एक पैसा भी असलियत में नहीं देना पड़ा, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट ने उसके इंटरेस्ट अमाउंट को भी कवर किया, साथ में उसके जेब में भी पैसे डाले। कितने डाले? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। पता है, मैं इंटरनेट पे ये चेक कर रहा था कि यदि कोई बैंक से लोन लेता है तो उसे सालाना कितना % इंटरेस्ट अपने लोन पे चुकाना पड़ेगा, साथ में उसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी। तो मैंने जितना देखा ना, तो मैंने एवरेज डेटा ये पाया कि बैंक से लोन लेने पर सालाना 12% से 25% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ में प्रोसेसिंग फीस भी इंक्लूडेड रहती है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है फिर उस बैंक की लोन प्लस उसके इंटरेस्ट प्लस उसके प्रोसेसिंग फीस को भी चुका देता है, तो ऐसा पूरा मतलब लोन का पूरा इंटरेस्ट साथ में प्रोसेसिंग फीस चुकाने के बाद उसके जेब से एक भी एक्स्ट्रा पैसे ना जाए, ऊपर से उसके जेब में पैसे आए। क्या ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे हाँ, ऐसा कैसा पॉसिबल है? एक तो लोन लो जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, लोन लेने के बाद उसका इंटरेस्ट चुकाओ हर महीने, पता नहीं कितने सालों तक चुकाना पड़ेगा, लेकिन जितने सालों तक चुकाना है तो हर साल तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि इंटरेस्ट के साथ तो लोन चुकाना ही पड़ेगा। और जब आप लोन चुका रहे हैं साथ में आप इंटरेस्ट भी भर रहे हैं तो आपके जेब से तो पैसे बाहर जा रही है ना, जेब में पैसे आएंगे कैसे? लोन ही इसलिए लिया ताकि पैसे चाहिए। अब लोन चुका रहे हैं तो ऊपर से इंटरेस्ट चुकाने की वजह से जेब से पैसे बाहर जा रही है, और आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा और साथ में आपके जेब में पैसे आएंगे। हट, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ। वो तरीका मैंने ढूंढ निकाला है जिससे कि आप लोन लीजिए, लोन भरिए, उसके इंटरेस्ट भरिए, प्रोसेसिंग फीस भी भरिए और आपकी जेब से इंटरेस्ट का 1 रुपया भी नहीं जाएगा, साथ में आपके जेब में पैसे आएंगे भी। तो वो कौन सा तरीका है, इसे पूरे डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। वीडियो लंबा है क्योंकि मैंने डिटेल में हर एक चीज़ को बढ़िया से समझाया है, जिसे समझने के बाद आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे ना कि आप अगर लोन लेते भी हैं ना तो उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए आपके जेब से वास्तव में 1 रुपया भी नहीं जाएगा, ऊपर से आपके जेब में पैसा आएगा भी। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से ही सीखते हुए देखिएगा। साथ में इस वीडियो में मैंने ये भी समझाया है कि आप ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जहां पे आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, और मैंने इन्वेस्टमेंट के महत्व को भी इस वीडियो में समझाया है, जिससे कि आपको ये मालूम होगा कि आप जितनी देरी से निवेश करना शुरू करेंगे आपके उतने कम धन बनेंगे, और आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे आपके उतने ही धन बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए पैसों की दृष्टि से पूरा ज्ञानवर्धक होने वाला है। यह आपके पैसों से संबंधित दिमाग को बहुत तेजी से ये वीडियो बूस्ट करने वाला है, उसे डेवलप करने वाला है। इसलिए वीडियो का पूरा अंत तक जरूर से देखें। तो आइए, अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो देखिए, सबसे पहले आप इस बात को माइंड में रखिए कि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं ना, तो मैंने एवरेज यानी कि एवरेज कैलकुलेशन किसी भी बैंक से लोन लेने पर ना सालाना 12 से 25% तक का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। आप जिस भी बैंक से लोन लेते हैं ना, तो आप जो ब्याज भरते हैं वो सालाना एवरेज 12% से लेकर 25% के आसपास ही होता है, और साथ में आपको लोन लेने से क्या होता है कि प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ता है। एक तो हो गया ब्याज 12 से 25% पर एनम यानी कि पर ईयर, ऊपर से प्रोसेसिंग फीस अलग से। तो लोन लेने में ये सब होता है, ठीक है ना। तो आपको लोन लेने की आवश्यकता कब नहीं पड़ेगी, समझिए मेरी बात को। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोन सही नहीं होता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप आर्थिक दृष्टि से यानी कि पैसों की दृष्टि से आप खोखले हैं, तभी तो आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोन लेना खराब चीज़ है, कई मामलों में लोन लेना अच्छा भी होता है, यानी कि अच्छी लोन और बुरी लोन भी होती है। अच्छी लोन मतलब गुड डेट, यानी कि ऐसे उधार जो आपने लिए हैं जिससे कि आगे चलकर आपके जेब में पैसे आए, तो इसको कहते हैं अच्छा उधार लेना। और अगर आप ऐसा उधार लेते हैं जिससे कि आपकी जेब से पैसे हमेशा बाहर ही जाते रहते हैं, तो इसको
खराब लोन यानी कि बैड डेट कहते हैं। मान लीजिए कि आपने लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस आगे चलकर प्रॉफिटेबल हो गई यानी कि लाभकारी हो गई, और उस बिजनेस से आपको इतने पैसे आ रहे हैं कि आप आराम से अपने लोन के इंटरेस्ट भी चुका दे रहे हैं और आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ऐसे केस में इस लोन को, इस कर्जे को कहा जाएगा गुड डेट। और अगर आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं यानी कि आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, और ऐसे केस में क्या होगा कि आपके जेब से और भी पैसे इंटरेस्ट के तौर पर बाहर जाती रहेगी, और ये चीज़ आपको आर्थिक दृष्टि से यानी कि पैसों की दृष्टि से और भी खोखला बनाते जाएगी। तो इस तरह के लोन को कहते हैं बैड लोन। ऐसा लोन अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमें ऐसी लोन यानी कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोन लेना ही नहीं पड़े। तो हम क्या करें? सबसे पहला चीज, आपको इस टाइप के गोल्स बनाने हैं। किस टाइप के गोल्स? ध्यान से समझिए। आपको बनाने हैं फाइनेंशियल फ्रीडम वाले गोल्स, ठीक है। आपको बनाने हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले गोल्स, ठीक है। आपको बनाने हैं वेल्दी यानी कि धनवान बनने वाले गोल्स। अगर आप ये सब लक्ष्य अपने लिए बनाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको लोन लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ने वाली है, वो भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। हाँ, तो ये सब अचीव कैसे होगा, यानी कि ये सारे लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी, इस पे मैंने कई वीडियोस बना के रखे हुए हैं। आप सक्सेस एंड मोटिवेशन, फाइनेंशियल IQ और इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस बात का ध्यान रहे कि आपको ये सब सही मायनों में पाना है। सही मायनों में पाने का अर्थ है कि आपको ईमानदारी से जब पाना है, ठीक है ना। 2 नंबर काम करके आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्दी यानी कि धनवान बनना, ये सब आपको 2 नंबर काम करके नहीं बनना है। आपको ईमानदारी से हर चीज सही से करके, सही कर्म करके ही आपको ये सब पाना है, ठीक है ना। और ये सब पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, इसकी झलक आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस आप बिना रुके अच्छे से समझते हुए इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हर कोई, मतलब कि अधिकतर लोग यहाँ पे गलती करते हैं जिससे कि उनको आगे चलकर लोन लेने की आवश्यकता पड़ ही जाती है। अब वो गलती क्या है, ध्यान से समझिए इस बात को। वो गलती है कंपेयर करना, यानी कि दूसरों के साथ तुलना करना। तो आपको डोंट कंपेयर, आपको कंपेयर करना ही नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कि आपकी महीने की सैलरी है 15,000 रुपए और आपके दोस्त की महीने की सैलरी है 1.5 लाख रुपए। अब आपका दोस्त क्या करता है, वो अच्छे से मस्त महंगी वाली बुलेट बाइक में घूमता है, ठीक है ना। उसके पास मतलब कि मोबाइल के नाम पे आईफोन है, मतलब अच्छी क्वालिटी की एप्पल की आईफोन है उसके पास, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आप उसको देख के कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। अरे उसके पास तो बुलेट बाइक है, उसके पास तो एप्पल की आईफोन है, तो ये मेरे पास क्यों नहीं है। मतलब कि आप दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं कि आपकी सैलरी कम है, अभी तक आपकी उतनी औकात हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को देखकर तुलना करते हैं कि उसके पास आईफोन है, उसके पास बुलेट है, उसके पास कार है, वो बंगलों में रहता है, उसके पास महंगी महंगी एक्सपेंसिव लग्जरियस चीज़ें हैं, तो मेरे पास भी क्यों नहीं है। तो आप इसी सोच के साथ, इसी दिखावे के चक्कर में आप अपनी औकात ना होने पर भी, अपनी कम सैलरी होने पर भी महंगी महंगी चीज़ों को EMI पे ले लेते हैं। जैसे कि कभी कोई महंगी फ़ोन EMI पे ले ली, कभी कोई भी एक्सपेंसिव चीज़, कोई भी गैजेट आपने EMI पे ले लिया और आप महीने महीने उसकी EMI भरते जा रहे हैं। तो ऐसा करना आपको आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बनाता है, आपको पैसों की दृष्टि से कमज़ोर बनाता है, और यही चीज़ आगे चलकर ऐसी स्थिति में बदल जाता है जिससे कि आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। और इस बात को तो आप समझ ही चुके हैं कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेना और महीने महीने इंटरेस्ट के तौर पे, EMI के तौर पे आपकी जेब से पैसे का हमेशा बाहर जाते रहना, ये आपको पैसों की दृष्टि से इतना कमजोर बना देगा कि आप पैसों की दृष्टि से हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया बात यही होगी कि आपको कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। हाँ, उसके पास आईफोन है तो सही बात है, हाँ उसके पास महंगी वाली लग्जरी गैजेट्स है, बुलेट है या जो भी महंगी एक्सपेंसिव लग्जरियस चीज़ें हैं, हाँ अच्छी बात है, उसके पास है तो है, लेकिन मेरे पास तभी होगी जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो आपको ऐसी माइंडसेट रखनी है, और उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां आप भी महंगी महंगी लग्जरियस चीज़ें बिना किसी लोन और EMI पे ले सकते हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको अभी फिलहाल अपनी योग्यता यानी कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। और इस बात की गारंटी है कि यदि आप अपने स्किल्स को, यदि आप सीखते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं तो आपकी अर्निंग है यानी कि वो भी बढ़ेगी। हाँ,
आप जितना अधिक अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, आप जितना अधिक सीखते जाएंगे, उतना ही अधिक आपकी कमाने की जो चांसेस है वो भी बढ़ती जाएगी। और ये बात अटल सत्य है। आप अपने आसपास देखिए, जो भी व्यक्ति अधिक पैसे कमा रहा है तो वो अपने योग्यता और अपने लर्निंग यानी कि अपने सीख के कारण ही कमा रहा है। जो जितना ज़्यादा योग्य है और जो जितना अधिक सीख रहा है वही उतनी ही अर्निंग कर रहा है। तो आपको दूसरों की चीज़ों को कंपेयर करने के बजाय कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, ऐसी चीज़ों में तुलना करने के बजाय आप अपनी योग्यता को बढ़ाने में ध्यान दीजिए, आप सीखने पे ध्यान दीजिए। यदि आप अपनी योग्यता को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं और सीखते रहते हैं और सीखने में ध्यान देते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि महीने आपके जेब से पैसे बाहर जाते रहेगी। ऐसी नौबत आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने लर्निंग को बढ़ाइए, अर्निंग आपकी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, फॉलो 50-30-20 रूल। मैंने अपने कई वीडियोस में इसके बारे में बात किया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इनकम है यानी कि आप जितना भी कमाते हैं हर महीने, उसका 50% हिस्सा आपके बेसिक नीड्स यानी कि बुनियादी ज़रूरत जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब के लिए वो पैसे आपके खर्च होने चाहिए। यानी कि जिस चीज़ को खर्च करके आप जिंदा रहते हैं, केवल जिंदा रहते हैं, तो ऐसे खर्चों के लिए क्या होता है कि आपको अपने इनकम को केवल 50% ही खर्च करना है। और इसमें आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी इंक्लूडेड है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे खर्चे जिससे कि आप बस अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, आप जी सकते हैं और आप जी रहे हैं, तो ऐसे खर्चे में यानी कि केवल आपका इनकम का 50% ही जाएगा। ठीक है ना, अब 30% खर्चा जाएगा आपके वांट्स एंड डिजायर्स पे यानी कि आपके चाहते और इच्छाओं में। यानी कि ऐसे खर्चे जिन्हें अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप फिर भी करते हैं ताकि आप सोसाइटी को दिखा सके कि हम ऐसे हैं वैसे। यानी कि महंगे कपड़े खरीदना, लग्जरियस चीज़ों पे पैसे खरीदना, घूमने फिरने के लिए जाना, यानी कि महंगे गैजेट्स खरीदना, यानी कि आप मान सकते हैं जो आपकी भौतिक इच्छाएं और आपकी जो चाहते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कि कई बार फिल्म देखने के लिए चले गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे खर्चे में आपको केवल 30% ही खर्च करना है अपने इनकम का, और जो बाकी का 20% आपका इनकम बच रहा है उसे आपको इन्वेस्टिंग, सेविंग और इंश्योरेंस में लगाना है। और फिर अगर आपके पैसे यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो अपनी सैलरी बढ़ने के बाद आप इसे 40-20-40 में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अब 40% जाएगा बेसिक नीड में, 20% जाएगा वांट्स एंड डिजायर्स में और 40% जाएगा आपका सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में। आपकी सैलरी यानी कि आपकी इनकम बढ़ने के बाद यदि आप 50-30-20 से 40-20-40 में आते हैं तो आप ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, जिससे कि फिर क्या होगा कि आगे चलकर आपके इन तीनों लक्ष्य को प्राप्त करने की चांसेस है ना वो बढ़ जाएगी। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्दी यानी कि धनवान बनना, इन तीनों लक्ष्य को प्राप्त करने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी यदि आप अभी केवल 50-30-20 को फॉलो करते हैं और आगे चलकर 40-20-40 को फॉलो करते हैं। तो अब जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये बहुत ही जरूरी है वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि जितनी जल्दी हो सके आपको निवेश करना शुरू कर देना है। इस चीज़ में आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना जल्दी आप निवेश करेंगे आपके इन तीनों लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं उतने अधिक बढ़ जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आप जितनी देरी से निवेश करना शुरू करेंगे आपकी उतनी ही कम धन बनेगी, और आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे आपकी उतनी ही अधिक धन बनेगी। ऐसा कैसे होगा जरा इस बात को समझिए। तो ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ कि आप 25 साल की उम्र से 5000 की मंथली SIP शुरू करते हैं, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप 50 साल की एज में रिटायर होने वाले हैं। यानी कि 50 साल की एज में आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने वाले हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। यानी कि आप तब तक ही निवेश करेंगे जब तक कि आपकी एज 50 की नहीं हो जाती। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 25 साल की एज में आपने 5000 रुपये की मंथली SIP शुरू की है, जहाँ पे आपका टेन्योर होगा 25 साल। यानी कि आप 25 साल में शुरू कर रहे हैं तो आप 25 साल तक मंथली 5000 के SIP करने वाले हैं, जहां पे आपको सालाना इंटरेस्ट मिलने वाला है 15%। यदि आप अच्छे से रिसर्च करके अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपको सालाना 15% का रिटर्न मिल ही जाएगा। अब ऐसा कैसे होगा इसके बारे में मैंने कई वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप उन्हें इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल IQ वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो 25 साल की एज में 5000 के SIP मंथली SIP करने पर
टेन्योर रहेगा 25 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं 15% का सालाना इंटरेस्ट, तो पूरे 25 साल तक 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते करते आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि टोटल आपने जमा किए हैं 15 लाख रुपए। आईए का मतलब होता है इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि आपने कुल कितने अपने जेब से निवेश किए हैं, और टीवी का मतलब है टोटल वैल्यू, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट और आपके मतलब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, इंटरेस्ट और आपके ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जोड़ करके तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 1.64 करोड़, यानी कि 5,000 की मंथली एसआईपी 25 साल के बाद 1.64 करोड़ हो जा रही है। वहीं अगर आप 5 साल और लेट कर देते हैं, यानी कि आपको निवेश करने का महत्व 5 साल के बाद, यानी कि थोड़ा लेट से पता चलता है, 30 साल की एज में पता चलता है, तो आप क्या करते हैं कि आप और 1,000 रुपया बढ़ा के, यानी कि अब आप 6,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं, ठीक है ना। तो लेट होने के कारण आपने 6,000 रुपये की मंथली एसआईपी करना शुरू की। टेन्योर रहेगा 20 साल, क्योंकि 30 से 50 साल जाने में 20 साल का गैप होता है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट वही 15%। आपने टोटल इन्वेस्ट किया है 14.4 लाख इन 20 सालों में, मंथली एसआईपी 6,000, और आपकी टोटल वैल्यू हो रही इन्वेस्टमेंट की 90.96 लाख, ठीक है। वहीं अगर आप और 5 साल लेट कर देते हैं, यानी कि आपको और लेट से निवेश का महत्व के बारे में पता चलता है, और आप 7,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं, टेन्योर 15 साल का, क्योंकि 50 साल की एज अभी पाने के लिए 15 साल बाकी है। यदि अभी आपकी एज 35 साल की हो रही है तो इंटरेस्ट रहेगा 15%, इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा आपका 12.6 लाख, और आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो रही है 47.38 लाख रुपीज़। वहीं अगर आप और लेट कर देते हैं निवेश करने के लिए, और आप 40 साल की उम्र में और 1,000 रुपये बढ़ाकर, यानी कि 8,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं, टेन्योर रहेगा 10 साल, क्योंकि 50 साल की एज तक पहुंचने के लिए केवल आपके पास 10 साल है, यदि अभी आपकी एज 40 साल की हो रही है तो, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा 15%, और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है टोटल, यानी कि 10 सालों में 8,000 रुपये की मंथली एसआईपी आपकी हो चुकी है 10 सालों में 9.6 लाख, जहां आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 22.29 लाख। और अगर आप और लेट कर देते हैं, यानी कि अभी आपकी उम्र 45 साल की हो गई है, और 45 साल की उम्र में आपको निवेश करने का महत्व पता चल रहा है, तो आप काफ़ी लेट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बाकी के साल में लर्निंग की ही नहीं, आपने अपनी योग्यता को बढ़ाया ही नहीं। मैंने काफ़ी युवाओं को ऐसा देखा है जो कि नए नए कमाने के लिए निकलते हैं, और बस केवल पैसे कमाकर बेफिजूल के खर्च कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं, और लर्निंग और अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। बस फ़ोन पे टाइम पास के लिए कॉमेडी वीडियो, मूवीज़, यही सब करने में टाइम पास कर देते हैं, और सीखने पे, बुद्धि का विकास पे फोकस करना छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको निवेश का महत्व या तो नहीं पता चलता है, या तो बहुत देर से पता चलता है, यानी कि इतनी देर से कि मतलब उतना लाभ नहीं हो पाएगा निवेश का अगर आपको ज़्यादा देर से निवेश के बारे में पता चलता है तो ये जो 45 साल वाला व्यक्ति है ना, इसने भी यही किया। इसने पूरी ज़िंदगी बस खाली मस्तीखोरी में निकाल दी और सीखने पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए इससे बहुत ही लेट से, यानी कि 45 साल की उम्र में निवेश का महत्व पता चल रहा है, जिससे कि इसी के सबसे कम पैसे बनेंगे और यही सबसे अधिक पैसे निवेश भी करेगा, मतलब कि एसआईपी के तौर पे बेसी निवेश सही करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये और 1,000 बढ़ा के, यानी कि अब 9,000 रुपये की मंथली एसआईपी करता है 5 सालों के लिए, क्योंकि इससे भी 50 साल की एज में रिटायर होना है, ठीक है ना। 60 साल की एज में रिटायर होगा तो क्या ही अपने पैसे को एंजॉय कर पाएगा, ठीक है ना। मतलब इसके पास एनर्जी, मतलब इसके पास एनर्जी बचेगी नहीं। वैसे भी 45 साल वाला व्यक्ति एक्सरसाइज वगैरह करता ही नहीं है, इसकी बॉडी हेल्थ इसका साथ नहीं देगी, तो इसलिए सोचता है कि 50 साल की एज में बॉडी ठीक ठाक रहेगी तो मैं एंजॉय कर लूँगा, इसलिए ये 45 साल की उम्र में 9,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू करता है। टेन्योर रहेगा 5 साल, यानी कि 50 साल की एज में रिटायर होगा, और 15% सालाना इंटरेस्ट मिलने के कारण 5 साल तक 9,000 की एसआईपी करते करते इसने कुल 5.4 लाख रुपीज़ निवेश कर दिए हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जहां पे इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 8.07 लाख। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप जितने ज़्यादा देरी से एसआईपी करते हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी कम बनती है। और देखिए जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, वैसे वैसे मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते जा रहा हूँ, 5 से 6,000, 6 से 7, 8, 9,000, लेकिन ज़्यादा वेल्थ बन रहा है आपका 25 साल एज वाले व्यक्ति का, जिसने 25 साल की एज से ही इन्वेस्टमेंट का महत्व को समझ लिया और 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी, तो उसके करोड़ों में बन रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जबकि बाकियों के तो करोड़ छू भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि
केवल मस्तीखोरी में रहिएगा तो आपको आगे चलकर लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी और आप ज़्यादा पैसे भी नहीं बना पाएंगे निवेश करके। और यदि आप सीखने पे और अपने स्किल और अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा तो आप इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे भी बनाइएगा और साथ ही में आपको आगे चलकर लोन लेने की मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितना देरी से निवेश करो और अगर SIP अमाउंट बढ़ा भी दो, ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है उसी की ज़्यादा बनती है। जो बहुत पहले से निवेश कर रहा है उसकी कम बनती है जिसने निवेश करना लेट से शुरू किया है। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिए, आपके जो निवेश से जो पैसे बनते हैं ना वो कंपाउंडिंग की पावर से बनती है और कंपाउंडिंग अपना असर तब तक दिखाती है जब तक कि ज़्यादा टाइम हो, यानी कि ज़्यादा टाइम में कंपाउंडिंग ज़्यादा असर दिखाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे 15 लाख रुपए निवेश हुए टोटल, तो टेन्योर भी ज़्यादा है 25 साल, इसलिए करोड़ बन गए। यहाँ पे केवल 14.4 लाख रुपीज़ निवेश हुई है 30 साल की एज से लेके 50 साल तक की एज तक। यहाँ पे 12.6 लाख, यहाँ पे 9.6 लाख, यहाँ पे 5.4 लाख। तो पैसा भी टोटल कम निवेश हो रहा है, टेन्योर भी आपका कम हो रहा है, इसलिए आपका कंपाउंडिंग की पावर मतलब जो कंपाउंडिंग तो हो रहा है लेकिन टेन्योर और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होने के कारण क्या हो रहा है कि टोटल वैल्यू भी कम हो जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कही गई बात आपके समझ में आ गई होगी और आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे। अब आइए मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिसकी प्रतीक्षा आप तब से लेकर अभी तक कर रहे हैं और आप यहाँ तक रुके हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको सीखने की तीव्र इच्छा है और मुझे सिखाने की भी तीव्र इच्छा है और आप सीखिएगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा क्या करें जिसके लिए अगर आप लोन लेते भी हैं ना तो उसके इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा और ऊपर से आपको और पैसा मिलेगा भी। यानी कि आपने लोन लिया, इंटरेस्ट भी चुकाया और इंटरेस्ट देने के बाद भी आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं गया, ऊपर से आपकी जेब में और पैसे आए। तो ऐसा चमत्कार कैसे होने वाला है अभी आप जस्ट इसी को समझने वाले हैं। आखिरकार वो घड़ी आई गई, तो आइए समझते हैं। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसे आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि राजू नाम का एक व्यक्ति है जो 2,80,000 रुपए की लोन लेता है 2019 में, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, राजू नाम का एक व्यक्ति है जो 2,80,000 रुपए का लोन लेता है बैंक से 2019 में, ठीक है ना। और इस लोन लेने के बाद वो 5 सालों तक हर महीने इस लोन का पैसा प्लस उसका इंटरेस्ट भरते रहेगा, ठीक है ना। तो राजू 5 सालों तक हर महीना लोन का पैसा प्लस इंटरेस्ट भरेगा, टोटल 7,225 रुपया। उसने 2019 में 2,80,000 रुपये का लोन लिया जहां वो पर मंथ 5 सालों तक भरेगा 7,225 रुपया। इसका फिर क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि राजू 2019, 2020, 2021 और 2022, 2023 ये 5 सालों के लिए वो हर महीने लोन भरने वाला है, अपना लोन प्लस इंटरेस्ट 7,225 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए इन 5 सालों में यानी कि 2019 से लेके 2023 तक इन 5 सालों में महीने महीने 7,225 रुपये निवेश करते करते उसने 5 सालों में टोटल कितने रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं बैंक में? देखिए, तो अगर मैं इस 7,225 रुपये को 12 महीने से गुना करता हूँ, ठीक है ना, यानी कि हर महीने जा रहा है पैसा, तो मतलब कि 12 महीने गया पूरा पैसा और ये 5 सालों तक जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये वो आपका 1 साल का यानी कि अमाउंट लोन भरा गया और ये 5 सालों तक भरी जाएगी, इसलिए 5 साल से भी इंटू किया तो टोटल आया 4,33,500। यानी कि राजू ने 2019 में 2,80,000 रुपये का लोन लिया और उसने 5 सालों तक हर महीने 7,225 रुपये चुकाए, अपना लोन भरा और 5 साल पूरे होने के बाद उसने टोटल लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को जोड़ के टोटल निवेश कर दिया है 4,33,500। यानी कि टोटल इतना डिपॉजिट किया गया है बैंक में राजू के द्वारा इतने रुपए के लोन लेने पर। इसका मतलब यह है कि राजू ने एक्स्ट्रा कितना भरा समझिए। तो राजू ने 2,80,000 रुपये का लोन लिया था जिसमें से उसने इतने रुपए टोटल चुका दिए हैं, यानी कि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना भरा? देखिए इसमें मैं माइनस कर दूंगा 2,80,000 में इसमें माइनस कर दूंगा क्योंकि इतना उसने टोटल भरा और इतना रुपए उसने लोन में लिया था। तो अगर मैं उसके लोन अमाउंट को उसके टोटल भरे हुए अमाउंट से माइनस करता हूं तो आंसर आता है 1,53,500। इसका मतलब ये हुआ कि राजू ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर 1,53,500 रुपया भरा है। 2,80,000 रुपये तो भर गया उसने अपने लोन का, इंटरेस्ट उसने भरा है 1,53,500। इसका ये मतलब हुआ कि
उसे अपने लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सालाना पर एनम सालाना पड़ा 19%। यानी कि राजू ने 2,80,000 रुपए के लोन पे सालाना 19% का इंटरेस्ट भरा है। अब इसका मतलब समझिए कि ऐसा क्या होता कि राजू ने जितना इंटरेस्ट भरा है ना, उसके एक पैसे उसके जेब से नहीं जाते, उल्टा उसके पास और पैसे आते। तो ऐसा करने के लिए राजू को क्या करना चाहिए था, इसे समझिए, यही तो सबसे जरूरी है। तो मान लीजिए कि राजू अगर 2019 में लोन लिया, अगर राजू ने उससे 1 साल पहले राजू ने SIP शुरू कर दी होती तो क्या होता। देखिए इस बात को समझिए। देखिए जब भी आप लोन लेने वाले होते हैं ना, तो आप बहुत पहले ही डिसाइड कीजिए कि आप लोन लेंगे। यानी कि लगभग 1 साल पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं इतने तारीख को लोन लेने वाला हूं। अगर आपको तुरंत लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका मतलब यह है कि आप आर्थिक दृष्टि से बहुत खोखले हैं, तभी तो आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुरंत लोन ले रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास घरों में पैसे तो होते हैं फिर भी वो तुरंत लोन लेते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में क्या होता है कि जो लोग तुरंत लोन लेते हैं बिना किसी डिसीजन के, मतलब तुरंत सोचा और जाके तुरंत लोन ले लिया अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो ये चीज़ ये दिखाता है कि आप आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, पैसों की दृष्टि से आप कमज़ोर है, ठीक है ना। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप लगभग 1 साल पहले डिसाइड कर लीजिए कि इस साल को मैं इतने तारीख को मैं लोन लेने वाला हूँ। ऐसा क्यों, अभी आपको उसका कारण समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा करने से आपको इंटरेस्ट अपने पैसे से नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि अपनी जेब से आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कैसे होगा समझिए। तो राजू ने क्या किया था कि इसने स्मार्ट डिसीजन लिया था। राजू ने लिया था स्मार्ट डिसीजन राजू ने लिया था। कैसे लिया था समझिए। तो राजू ने 2019 में 2,80,000 रुपए की लोन ली, लेकिन उससे 1 साल पहले 2018 में राजू ने क्या किया था कि उसने अपनी 2,000 रुपए की मंथली SIP शुरू कर दी थी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो राजू ने 2018 में ही 2,000 रुपए की अपनी मंथली SIP शुरू कर दी थी, जहां उसे सालाना 15% का रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि अच्छे म्यूचुअल फंड में एवरेज सालाना 15% का तो रिटर्न मिल ही जाता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। तो राजू ने क्या किया कि टोटल 6 सालों तक निवेश किया। यानी कि राजू ने 2018 में SIP करना शुरू किया और राजू ने 2024 तक निवेश किया। प्रति माह 2,000 रुपए की मंथली SIP ऐसा उसने निवेश किया, जहां उसे सालाना 15% का रिटर्न मिला। तो फिर क्या हुआ कि राजू ने इन 6 सालों में टोटल 1,44,000 रुपए निवेश कर दिए हैं। अब 1,44,000 रुपए इन 6 सालों में निवेश करने पर 6 सालों के बाद राजू की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी वो बनी 2.34 लाख रुपीज। कितनी बनी? 2.34 लाख रुपीज। तो राजू ने टोटल इंटरेस्ट भरा 1,53,500 रुपए का, जहां पे क्या हुआ कि उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गई 2024 में 2.34 लाख रुपए, यानी कि 2,34,329 रुपए इतने राजू के बन गए इन्वेस्टमेंट करके। तो अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट में राजू ने जो टोटल इंटरेस्ट भरा 1,53,500 ये माइनस कर दूं तो आता है वैल्यू 80,829 रुपए, जो कि राजू के जेब में गए। मैंने क्या कहा, आपने इस बात को समझा कि राजू ने टोटल इतने रुपए भरे अपने लोन के लिए, लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। कितना भरा? 4,33,500, जहां उसने इंटरेस्ट के तौर पे एक्स्ट्रा भरे अपने जेब से, मतलब वैसे कहने को जेब से, लेकिन जेब से नहीं गया है। कैसे नहीं गया मैं आपको समझा चुका हूं। तो राजू के जो एक्स्ट्रा पैसे गए इंटरेस्ट के तौर पे वो गए 1,53,500, ठीक है ना। और राजू ने इन्वेस्टमेंट करके कमाए 2,34,000। तो अगर इसमें मैं ये अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो एक्स्ट्रा गए हैं राजू की तरफ से 1,53,500, तो बचे आपके 80,829 रुपए, ठीक है ना। तो इतने पैसे गए राजू के जेब में, यानी कि उसे इंटरेस्ट का 1 पैसा भी असलियत में नहीं देना पड़ा, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट ने उसके इंटरेस्ट अमाउंट को भी कवर किया, साथ में उसके जेब में भी पैसे डाले। कितने डाले? 80,829 रुपए। अगर आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो आप वापस से वीडियो को पीछे करके देखिए, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ऐसी लोन ले सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट, मतलब आपके जेब से इंटरेस्ट नहीं जाएगी, ऊपर से आपके जेब में पैसे उल्टा आएगी। और ऐसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही हो सकता है। जस्ट अपने लोन लेने से 1 साल पहले ही आप निवेश करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न आपको आपके इंटरेस्ट में देने वाले पैसों से बचा लेगा, साथ में आपके जेब में और पैसे डालेगा और आपके वेल्थ को भी बढ़ाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको सीखने की तीव्र इच्छा थी और आपने सीखा, और इस बात की गारंटी कि आप सीखते सीखते इतने आगे चले जाएंगे कि आप वेल्दी बन जाइएगा और आपको अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोन लेते भी है तो आप इस तरह से स्मार्ट डिसीजन लेके लोन लेंगे, जहां पे इंटरेस्ट के लिए आपने पैसे भी नहीं चुकाए असलियत में, और ऊपर से आपकी जेब में पैसे आए। तो ऐसे स्मार्ट डिसीजन लेके आप लोन ले सकते हैं। और लोन नहीं लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये मैं आपको इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये मेहनत, साथ में मेरा ये पसीना जरा सा भी काम का लगा होना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये स्मार्ट डिसीजन, ये अच्छी निर्णय लेने वाली जो स्किल है वो उन्हें सीखने को मिले। आप अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने डाउट्स भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में बेल आइकन है ना, उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।